बस बस उनका ही होना चाहिए। हाँ हाँ। उनका हमें उनको सुनना है आज। देखिए आप बिल्कुल बढ़िया दिखाई दे रहे हैं गौतम जी। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार भैया नमस्कार। सर दीपक गोयल भी शायद ज्वाइन कर चुके हैं। नमस्कार। नमस्कार। बस जब आप आते हैं तो आप बिल्कुल झलमिलाहट के साथ आते हैं। झिलमिलाट के साथ। वो डायरी हाँ। अरे जैसे झलमिलाहट में पिक्चर में दिखाते हैं लाइटिंग, जी जी जी। वैसे दिखाई देते हैं पराग जी। वैसे भी दीपक जी के चेहरे पर लाइट है सर। नमस्कार। नमस्कार। हो सकता है दीपक की जो है ज्योति पड़ रही हो, तो इसलिए जो है चेहरा हाँ हाँ हाँ, ये संभव है। इसलिए बस संतोष कर लेते हैं इसलिए हम। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। मतलब सर के पास दीपक कुछ जी की वो है ज्योति नहीं। में तो सबको सबको खिलकर नजर आना चाहिए। बिल्कुल हम पे ज्यादा का प्रभाव है। हाँ। तो मेरे को ना राइट चाहिए शेयर करने के लिए ना स्क्रीन को। सर अभी अभी दे रहा हूँ। तो उसको क्या हो गया? सर मैं एक्चुअली में दिमाग से जरा ऊपर के ठीक करें। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। मेरे सिस्टम में ये कह रहा है कि मुझे स्पीक ऑडियो सेव नहीं करेगा, तो मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों कह रहा आप होस्ट नहीं होंगे ना? है। जो अब होस्ट बनाना होस्ट के पास राइट होगा। ये होस्ट कौन है? सुशील भाई नहीं को होस्ट बनाना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो तो पराग जी आप शायद होस्ट हाँ। होंगे। नहीं, तिवारी जी तो होस्ट ये है ऊपर हमारे। वाली पिच में देखो कट रही है, इसको नहीं सेट करो होस्ट। कौन सा। ये सब ऊपर जो आ रही थी मेरे को पानी की तो बोतल सही हो गया। जो पानी की बोतल ये बोतल अंदर देख। नहीं तो एक काम करियो, एक गिलास में पानी भर कर रख दे। पहले पिला दो फिर मैं बात। आपको सुशील भाई, मैं आपको मेक को होस्ट बनाऊंगा तो हाँ, आप, को होस्ट बना दो मेरे को। है ना। हाँ हाँ। सर देखना आ गया आपके पास राइट्स। को होस्ट हो गए। सुशील तो को होस्ट हो गया मैं। हाँ। में स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पास। स्विच टू एक्टिव स्पीकर। जी दादा। अरे अब आया होगा सर, देखना स्क्रीन शेयरिंग का। स्क्रीन शेयरिंग पे ना मैं शेयर कंटेंट कर रहा हूँ। सिक्योरिटी। क्योंकि इसमें पहले मेरे पास ये ऑप्शन क्लिक था, वन पार्टिसिपेंट कैन शेयर एट ए टाइम। एट ए अच्छा। टाइम तो वन पार्टिसिपेंट ही रहेगा मेरे ख्याल में। हाँ, वो वन पार्टिसिपेंट ही रहेगा। मल्टीपल तो नहीं होगा। हम्म। अच्छा, को होस्ट को होस्ट में माना जाएगा नहीं माना जाएगा, ये कह रहा है हु कौन शेयर होस्ट ओनली ऑल पार्टिसिपेंट्स। ऑल पार्टिसिपेंट्स करना है एक बार। हो रखा है ऑल पार्टिसिपेंट्स। ऑल पार्टिसिपेंट्स हो रखा है। हाँ। हम्म।
दीपक जी शेयर स्क्रीन का ऑप्शन होगा आप में? हाँ मेरे पास है। तो ये देखो सुशील गुप्ता जी के पास कैसे पहुंच सकता है। उसके लिए तो फिर फ्लाइट से भी जाएंगे तो 3 घंटे निकल जाएंगे। एक फ्लाइट से ना जाइए, कुछ ऐसा तंत्र मंत्र करिए वो तो तंत्र आपसे ट्रांसफॉर्म होके और सुशील जी तक पहुंच जाए, कुछ ऐसा जुगाड़ करिए। वो सुशील जी के पास है, मंत्र प्रभाव हो गया चालू, देखो। हो गया साहब, हो गया। नहीं, लेकिन ये वो नहीं है जो मेरे को चाहिए। जला जी आप बताइए, कुछ आपको नॉलेज है? नहीं भाई साहब, ये हमारा आईटी सेल प्रभारी कहाँ है, अभिषेक? आयुषी, बेटा एक सेकंड आना बच्चा। यार इतने बेटा देखना ये कैसे शेयर दीपक करूं। जी और सुशील भाई ढूंढ रहे हैं, इतने मैं परिचय दे दूं। हमारे राजेश्वर दयाल जी भोपाल से हैं, पधारे हुए हैं। राजेश्वर दयाल जी, मैं आपको कैमरा ऑन कर लीजिए सब जने अपना, तो कुछ नए मोर जुड़े हैं हमारे साथ में। और जितेंद्र प्रताप सिंह है हमारे लखीमपुर खीरी के, अभी पिछली लखीमपुर खीरी के हैं, अभी पिछले हफ्ते ज्वाइन किया है अपने फोरम को। राजेश्वर दयाल जी भोपाल से। तो माइक खोल लीजिए साहब जरा। भोपाल से हैं, काफी अच्छी मतलब गाइडेंस देने वाले भी हैं और अच्छी जानकारी रखते हैं राजेश्वर दयाल जी। स्वागत करते हैं जितेंद्र प्रताप सिंह जी। रविंद्र खरे साहब, रविंद्र खरे जी। अपने वाले भी सिस्टम में दिखा देंगे उनको, है? तो ये हो गई, ठीक है। ऐसे 22 और 21 को नमस्कार भैया सभी लोगों को। नमस्कार संदीप जी। और संदीप जी क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया, चलिए तो आपका ही बढ़िया रहना चाहिए। मेरा ही बढ़िया रहना चाहिए। तो आप तो बढ़िया रहने से हम सब लोग बढ़िया रहेंगे। ये ठीक है, ये ठीक है। मैं आपकी राय को मानता हूँ ये बात। बिल्कुल, हमारे कुबेर तो आप ही हैं। नहीं सर, कुबेर सारा ना बैंक में पड़ा हुआ है, अपने यहाँ कुबेर का सिस्टम ही अलग है। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो तो खजाना कहीं भी हो, कुबेर तो आप ही हैं। सर कुबेर खजाना हाथ में थोड़ी रखता है, कुबेर तो खजाना छुपा के रखता है। बस वैसे ही आपने बैंक में रखा हुआ है। नहीं सर ठीक है, ये भी ठीक है। ये सर इरम शेख ISF जो है लिखा हुआ है, इरम शेख, इरम शेख। तो चाहता हूँ जब अपना चेहरा दिखाएं। इरम शेख, इरम अपना शेख, वीडियो ऑन कर लें। वीडियो ऑन कर लीजिए इरम शेख, शेख साहब। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल है सर? रामचंद्र यादव जी बोल रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। अरे साहब चेहरा दिखाओ ना, कहाँ छुपे हुए हो? मैं इनका दिखा रहा था, उमराव जी का चेहरा। और हो गया शुरू, अच्छा उमराव बधाई। जी, सुंदर साहब साथ बैठे हुए हो। है? नमस्ते। नमस्कार, नमस्कार साहब। स्क्रीन तो शेयर हो गई है। स्क्रीन शेयर हो हमने गई। बधाई दे दी इसलिए। सुशील जी आपकी स्क्रीन तो शेयर हो गई है। स्क्रीन तो शेयर होगी, केक केक शेयर कब होगी सर? संतोष जी हाँ। नमस्कार। नमस्ते, क्या हाल चाल है? बढ़िया है भाई साहब, सब बढ़िया है। पराग जी को कह रहा हूँ कि वो हाँ
सर अब नजर आ रही है स्क्रीन? आ रही है, आ रही है। जी जी, आइसक्रीम साफ नजर आ रही है सुशील जी? अब बढ़िया है। तो सर अब अब शुरू कर आज सकते के हैं हम लोग अपना सेमिनार। आज की जो है बैठक में आगे जाऊंगा, क्योंकि जो हमारे आज चेयरमैन साहब, कल लखनऊ में इलेक्शन है बार का, इसलिए चेयरमैन साहब उसमें व्यस्त हैं। तो हमारे को चेयरमैन, नेशनल को चेयरमैन संतोष गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कृपया आज की वेबिनार की अध्यक्षता स्वीकार करें। ठीक है, धन्यवाद। और पार्टिसिपेंट भी आते जा रहे हैं। हमारे बिल्कुल। सीए सुशील गुप्ता जी जो दिल्ली से हैं, बहुत हाँ, अच्छे स्पीकर हैं और बहुत ही नॉलेज रखने वाले। मैंने इनकी कई वेबिनार सुनी सुनी भी है, और हमारे ग्वालियर मीटिंग में उन्होंने अपना व्याख्यान भी दिया था न्यू साइटेशंस पे, जो अपडेटेड जो नई नई साइटेशन आ रही है इनकम टैक्स पे। तो इनकम टैक्स में इन्होंने ज्यादा अपना ज्ञान अर्जित किया हुआ है, तो इस ज्ञान को हम लोग बांटना चाहते हैं। और इस समय जो ज्वलंत समस्या आ रही है, विशेषकर व्यापारियों को जो इनकम टैक्स एक्ट की 90 जो सेक्शन 43B में एच जोड़ा गया है बजट 23 के अंदर, उस पर काफी भ्रांति फैली हुई है और काफी दिक्कत भी आ रही है। तो हमारे सुशील एक अंशुल अग्रवाल हैं, उन्होंने भी कल क्वेश्चन भेजा था, वैसे ज्वाइन करने वाले में फोन अभी आया उनका। तो उस पर भी काफी एक्सपोर्टर्स के लिए काफी दिक्कत वाली आते हैं, वो अपने जो खुद बताएंगे। लेकिन मैं आपको शेयर कर दूं प्रॉब्लम्स क्या है कि एक एक्सपोर्टर है जो लोकल परचेज करता है एमएसएमई डीलर से, सुशील जी, हाँ जी सर। और वो एमएसएमई रजिस्टर्ड से परचेज कर रहा है, जो कि पेमेंट रिटर्न ऑर्डर में 45 दिन का है, लेकिन पेमेंट सप्लाई करने में 60 दिन लग जाते हैं यूरोप पहुंचने में। और आफ्टर 60 डेज वो 30 डेज पेमेंट आता है, जबकि पेमेंट उसको 45 डेज में या 15 डेज में करना। तो वो बड़ी समस्या, उसको कैसे सॉल्यूशन निकल सकता है, इसके बारे में आप बता दीजिएगा। जैसे नंबर आएगा आप बता दीजिएगा। अभी हम अनुरोध करते हैं अपने को चेयरमैन साहब से, कृपया बैठक की कार्रवाई शुरू करने का इजाजत दें। जी धन्यवाद पराग जी। आज की इस नेशनल फोरम के अपने एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर्स एंड प्रोफेशनल की जूम बैठक में आप सभी लोगों का बहुत ही स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। इस जूम मीटिंग में जो बड़ी ज्वलंत समस्याएं हैं, जो इस समय बड़ी सामयिक है, 43BH और इसके साथ जो सेक्शन 68 से जुड़े इनकम टैक्स के मसले हैं, जिसमें टैक्स क्रेडिट्स वगैरह के एडिशंस के प्रोविजंस हैं। हम लोग बड़े फॉर्चुनेट हैं कि हमारे बीच में आज एक ऐसे वक्ता हैं गुप्ता जी, जिन्हें हम लोग कई वेबिनार में सुन चुके हैं और जिनकी लेक्चर डिलीवरी बहुत अच्छी है और उनका ज्ञान भी बहुत बढ़िया है। बहुत डीप स्टडी के साथ जाके पूरे सब्जेक्ट को वो समझाने में समर्थ हैं। इसके साथ अपने जो भी उनका डिलीवरेशन है उसको वो अपने जो भी हाईकोर्ट वगैरह के जजमेंट है उससे समर्थित भी करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज हम सबको सुशील जी के ज्ञान का पूरा लाभ मिलेगा। आप सबसे बस एक निवेदन है कि हम जब उनसे कहेंगे वो अपना लेक्चर शुरू करेंगे, उन्हें आमंत्रित करेंगे आपके सामने। लेकिन जो भी क्वेरीज आपके मन में हो सकता है कि वो बीच में आप न टोकें, हो सकता है उनके लेक्चर के अगले डिलीवरी से आपकी समस्या का समाधान हो जाए। यदि नहीं होता है तो भी आप उसे नोट कर लें और जब उनका लेक्चर खत्म होगा तब हम आपको सबको समय देंगे, आप अपना बात भी कर लेंगे। इस बीच में भी आप चैट बॉक्स में भी अपनी क्वेरी लिख लेते हैं तो सुशील जी के संज्ञान में वो चैट बॉक्स आ जाएगा और उससे भी वो आपका उत्तर दे देंगे। तो अब आगे हम लोग कोई और समय नहीं व्यर्थ करेंगे और मैं अनुरोध करूंगा आज के हमारे वक्ता आदरणीय सीए सुशील कुमार गुप्ता जी से कि कृपया आए और हमको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 30B सब क्लास स्मॉल 6 एंड सेक्शन 68 पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें और हमें लाभान्वित करें। श्री सुशील गुप्ता जी। थैंक यू पराग सर, थैंक यू संतोष सर, आपने मेरी बड़ी तारीफ करी। सर जो आज का जो टॉपिक है एक्चुअल में क्या हो रहा है कि इसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन है लोगों में। और अभी तक हम लोग ये मान के चलते थे कि गवर्नमेंट को एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए जो कि ये कंड्यूसिव हो, जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ लेकर के जाए। लेकिन ये जो क्लॉज इंसर्ट करा है, क्लॉज H, ये अपने आप में एक ऐसा क्लॉज बन गया है जो ड्रैकोनियन प्रोविजन जिसके हम कह सकते हैं।
अब इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है कि मैं कुछ सप्लाई कर रहा हूँ या कुछ मटेरियल परचेज कर रहा हूँ अपने सप्लायर से, तो मेरी और उसके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है जो कि ये हो सकती है कि भाई मैं उसको 2 महीने में पेमेंट करूंगा, 4 महीने में करूंगा, 6 महीने में करूंगा। लेकिन इस प्रोविजन की वजह से मेरे को मजबूरी हो गई है कि मैं या तो उसको पेमेंट करूं 15 दिन में या 45 डेज के अंदर, या उसके ऊपर जो है अगर मैं डिलेड पेमेंट करता हूं तो उसके ऊपर जो है मैं टैक्स पे कर दूं। अब जो टैक्स है वो ना तो सप्लायर को बेनिफिशियल है ना किसी बायर के लिए बेनिफिशियल है। अब वो जो टैक्स है वो जा रहा है गवर्नमेंट के पास। भाई मेरी जो ट्रांजेक्शन है, मेरा जो एग्रीमेंट है एक सप्लायर के साथ है, लेकिन अगर मैं उसको नहीं मान, उस गवर्नमेंट मेरे को ये कह रही है कि भाई आप उस एग्रीमेंट के हिसाब से पेमेंट ना करो, अब आप उस जो पेमेंट है वो आप करो लॉ के हिसाब से। मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं बिजनेस की, या वो भी कानून से गवर्न होंगी। और अगर वो नहीं गवर्न होंगी तो उसके अंदर जो बेनिफिट है वो बायर का भी नहीं है, सप्लायर का भी नहीं है, सिर्फ जो 30% का जो टैक्स है वो गवर्नमेंट ले जाएगी, जिसका कोई औचित्य नहीं है आज की डेट में। लेकिन फैक्ट ये है कि ये आज लॉ बन चुका है, हम चाहे हमारे को ये अच्छा लगे या ना लगे, हमारे को मानना तो है ही इसको। जो सेक्शन 43B है, जो ओरिजिनली सेक्शन 43B है, हम उसके ऊपर बाद में आएंगे। पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा जो टैक्सेशन है, जो बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर जो हमारा प्रॉफिट्स निकल करके आते हैं, उसका जो टैक्सेशन की जो पूरी स्कीम है इनकम टैक्स एक्ट में, वो क्या है। जो हमारा ये टैक्सेशन है वो स्टार्ट होता है सेक्शन 28 से और ये जाता है सेक्शन 44DB तक। जो सेक्शन 28 है उसके अंदर जो इनकम्स मेरी टैक्सेबल होनी है अंडर द हेड PGBP, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, उनकी सारी लिस्ट जो है वो हमारे को सेक्शन 28 के अंदर मिलती है। जो सेक्शन 28 के अंदर हमारे को मिलती है, उसके बाद हम सेक्शन 29 जो है वो ये बताता है कि सेक्शन 28 के अंदर जो भी आपकी आइटम्स एनलिस्ट करी हुई हैं उससे आपको जो प्रॉफिट है या जो टैक्सेबल प्रॉफिट है वो निकलेगा जब आप उसके अंदर जो डिडक्शंस हैं आप वो प्रोवाइड कर दोगे सेक्शन 30 to 43D, मतलब सब्जेक्ट टू सेक्शन 30 to 43D है। अब जो सेक्शन 43 to 43D है, 30 to 43D है, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो है सेक्शन 30 से 37 और 38 to 43D। जो सेक्शन 30 to 37 है वो ये हमारे को कहता है कि हमारे को बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए कौन कौन से जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो हमारे को अलाउ होते हैं, वो सेक्शन 30 to 37 है। और जो 37 है अपने आप में वो एक रेजिडुअल सेक्शन है। वो ये कहता है कि भाई अगर कोई डिडक्शन आपको सेक्शन 30 से 36 में अलाउ नहीं है, लेकिन वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं है, किसी लॉ का इन्फ्रिंजमेंट नहीं है, तो उसका जो डिडक्शन है आपको सेक्शन 37 के अंदर अलाउ होगा। यहां तक आ जाते हैं हमारा 37 तक जो हमारे को एक्सपेंडिचर या डिडक्शन हमारे को अलाउड होती हैं। सेक्शन 38 से 43D जो है वो हमारे को जो डिडक्शन हमारे को 30 से 37 में मिलनी है उसको वो रिस्ट्रिक्ट करता है। मतलब जो 38 से 43D है वो हमारे को अपने आप में कोई डिडक्शंस नहीं देता वो, बल्कि जो डिडक्शंस हमारे को मिल रही होती हैं उसको कम कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है। जैसे सेक्शन 40A है या सेक्शन 40 है, 40 जो है वो हमारे को ये कहता है कि भाई हमारे को अगर हमने TDS नहीं काटा तो हमारे पास जो एक्सपेंडिचर अलाउ हुए हैं 30 से 37 के अंदर वो मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। इसी तरीके से हमारा जो सेक्शन 43B है, जो आज का हमारा जो इशू है वो सेक्शन 43B के अंदर है। अब वो क्या कहता है सेक्शन 43B जो है वो ये कहता है कि भाई 30 से 30 जो 43B के अंदर कुछ आइटम्स लिस्ट करी हुई हैं, लाइक जैसे इंटरेस्ट हो गया, जो हमारा टैक्स हो गया, ड्यूटीज हो गई, जो हमारे को अलाउ होनी है पेमेंट बेसिस पर। मतलब जो 30 से 37 के अंदर जो अदरवाइज अलाउएबल एक्सपेंडिचर्स हैं हमारे, उसको ये रिस्ट्रिक्ट करता है 43B। अभी तक हमारा जो जितने भी हमारे पास जो डिडक्शंस हैं वो हमारे को अलाउ होती हैं हमारी जो हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से। अगर हमारा मर्केंटाइल बेसिस फॉलो कर रहे हैं तो ड्यू बेसिस के ऊपर अलाउ हो जाएगा, अगर हम कैश बेसिस पे कर रहे हैं तो हमारे को पेमेंट बेसिस के ऊपर अलाउ हो जाएगा। लेकिन जो सेक्शन 43B है ये कहता है कि इसके अंदर जो डिडक्शंस हमारे को प्रोवाइड कर रखी हैं वो हमारे को तभी अलाउ होंगी जब जिस ईयर के अंदर हम उसको पेमेंट कर देते हैं। मतलब अगर हमने कोई एक्सपेंडिचर इनकर करा फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर
तो अगर हम उसकी पेमेंट 23-24 में कर देते हैं तो हमारे को वो एक्सपेंडिचर जो 43B के हिसाब से अलाउ हो जाएगा। लेकिन उसमें हमारे को एक बेनिफिट ये दे रखा है कि उस पीरियड को जो है 23-24 की जो पेमेंट का जो पीरियड है वो एनलार्ज करके वो ले गए हैं अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगर हमने उसकी पेमेंट कर दिया ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले तो भी वो एक्सपेंडिचर हमारे को अलाउ हो जाएगा। जैसे ESI है, PF है, अगर हमने ESI की जो हमारा का जो ESI के ड्यूज हैं वो हमारे को विद इन ईयर फाइल पेमेंट करनी है, अगर हमने नहीं करी तो वो हमारे को डिसअलाउ हो जाते हैं 43B के हिसाब से। लेकिन उसने हमारे को एक्सटेंशन कर दिया कि हमारे को ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक भी कर देते हैं तो भी अलाउड है। लेकिन आज हम जिस सेक्शन की बात कर रहे हैं, जिस क्लॉज की बात कर रहे हैं, H क्लॉज जो नया आया है, उसमें दिक्कत यहाँ पर आ रही है कि ये कहता है कि आपको जो एक्सटेंडेड पीरियड जो अलाउ कर रखा है बाकी और एक्सपेंडिचर्स के लिए, वो आपको इसके अंदर अलाउड नहीं है। मतलब हमारे को जो उसकी जो पेमेंट है वो हमारे को विद इन फाइनेंशियल ईयर जो है करनी है। अगर हमने विद इन फाइनेंशियल ईयर पेमेंट नहीं करी तो हमारे को वो एक्सपेंडिचर जो है वो अलाउ नहीं होगा। आइए देखते हैं वो क्या है वो क्लॉज। सेक्शन 43B ये कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अ डिडक्शन अदरवाइज अलाउएबल अंडर दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ A to G जो है वो मैं स्किप कर दिया है क्योंकि आज का वो हमारा टॉपिक नहीं है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम पेबल बाय द assessee to a micro or small enterprise beyond the time limit specified in section 15 of MSMED Act 2006 shall be allowed irrespective of the previous year in which the liability to pay such sum was incurred by the assessee according to the method of accounting regularly employed by him, only in computing the income referred to in section 20 of that previous year in which such sum is actually paid by him. अब जो सेक्शन 43B का जो H क्लॉज है ये कहता है कि अगर हमने कोई अमाउंट हमने पे करना है माइक्रो को या स्मॉल एंटरप्राइज को, उसको हम अगर पेमेंट करते हैं बियॉन्ड द टाइम लिमिट जो सेक्शन 15 है MSMED एक्ट का, तो वो हमारे को जो है वो तभी अलाउ होगा जब हमने उसको एक्चुअली पे करा है, जिस फाइनेंशियल ईयर में हमने वो एक्सपेंडिचर इनकर करा है। इसका मतलब ये हो गया 23-24 के अंदर अगर हमने कोई परचेज करी या कोई हमने एक्सपेंडिचर इनकर करा, लाइक कंसल्टेंसी है, ऑडिटर्स की फीस है, तो वो हमारे को तभी अलाउ होगा जब हमने एक्चुअली उसको पे कर दिया। ये इररिस्पेक्टिव है कि हमारा जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग है वो हमारा एक्रूवल बेसिस है या वो हमारा कैश बेसिस है। अब इसके अंदर हमारे को तीन चीजें देखनी है बेसिकली कि हमारा जो माइक्रो कौन है, माइक्रो एंटरप्राइज कौन है, स्मॉल एंटरप्राइज कौन है, और जो टाइम लिमिट जो सेक्शन 15 के अंदर स्पेसिफाई करी हुई है वो क्या कहती है हमारे को। और इसके बाद जो है अब हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि हमारे पास वो अमाउंट जो है एक्चुअली पेड हो जाना चाहिए। एक्चुअली पेड एक इंपॉर्टेंट है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जो सेक्शन 43B के एक्सप्लेनेशन 4 है उसके अंदर माइक्रो एंटरप्राइज और स्मॉल एंटरप्राइज को डिफाइन करा है। ये कहता है कि माइक्रो एंटरप्राइज शैल हैव द मीनिंग असाइन्ड टू इट इन क्लॉज 2 इन सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ MSMED एक्ट, और सेम वे स्मॉल एंटरप्राइज के लिए भी ये हमारे को MSMED एक्ट के अंदर ही ले जाता है। जो MSMED एक्ट है उसके अंदर 3 टाइप की एंटरप्राइजेस को क्लासिफाई करा गया है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज। लेकिन जो हमारा सेक्शन 43BH है वो इन्वोक होता है खाली माइक्रो के लिए और स्मॉल के लिए, मीडियम के ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं होता है। मतलब अगर कोई हमारा सप्लायर है जो मीडियम के अंदर है तो हमारे को ये सेक्शन इग्नोर कर देना है, खाली हमारे को चेक करना है कंप्लायंस खाली माइक्रो के लिए और स्मॉल के लिए। अब जो हमारा जो सेक्शन 2 है MSMED एक्ट का वो हमारे को ले जाता है सेक्शन 7 के ऊपर, जहां पर उसने हमारे को क्लासिफाई करके दे रखा है माइक्रो को, स्मॉल को और मीडियम एंटरप्राइज के लिए। उनकी 2 क्लासिफिकेशन है वहां पर, या ये कह सकते हैं कि जो MSMED एक्ट है वो 2 टाइप की एंटरप्राइज के ऊपर एप्लीकेबल है। फर्स्ट जो मैन्युफैक्चरर है, सेकंड जो सर्विस प्रोवाइडर है। अब जो हमारे जो सप्लायर्स हैं वो जनरली 3 कैटेगरीज में होते हैं, मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं और ट्रेडर हो सकते हैं। लेकिन जो ट्रेडर्स हैं वो MSMED एक्ट से बाहर हैं,
लेकिन उनके लिए एक स्पेशल प्रोविजन आया हुआ है जो एक्ट में नहीं है, लेकिन एक सर्कुलर के थ्रू आया था। उसने ये कहा था कि भाई जो ट्रेडर्स हैं वो भी एमएसएमई एक्ट के अंदर जो है जो आधार उद्यम है उसके अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और फिर बाद में क्लैरिफिकेशन आई थी कि जो ये रजिस्ट्रेशन है उसका जो पर्पस है वो खाली रिस्ट्रिक्टेड है अप टू द टेकिंग बेनिफिट फॉर सम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए, उसके बियॉन्ड वो कोई बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है या मैन्युफैक्चरर है वो एमएसएमई एक्ट के अंदर कवर होता है, और अगर उसको डिलेड पेमेंट आती है तो वो एलिजिबल हो जाता है इंटरेस्ट के लिए विच इज 3 टाइम्स ऑफ द एसबीआई रेट। लेकिन अगर कोई ट्रेडर है जो कि एमएसएमई एक्ट के अंदर रजिस्टर है, उसने आधार उद्यम ले रखा है, लेकिन वो उसका बेनिफिट नहीं ले सकता क्योंकि उसका जो पर्पस है वो स्पेसिफाई कर दिया गया है कि वो खाली प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए ही पर्पस है उसका। अब जो सेक्शन 7 है वो उसके अंदर जो है एक जो कंडीशंस हैं क्लासिफिकेशन की उसको मॉडिफाई करने के लिए उन्होंने सेक्शन 7(9) के अंदर जो है पावर दे रखी है कि नोटिफिकेशन के थ्रू उसको चेंज कर सकते हैं। और जो आज की डेट में जो हमारी जो पोजीशन है, जो करंट क्राइटेरिया है वो है कि माइक्रो एंटरप्राइज वो है कि वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट does not exceed 1 crore rupees and turnover does not exceed 5 crore rupees। इसमें जो टर्म जो कंजंक्टिव है वो एंड है, ठीक है, मतलब दोनों की ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहले की प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से कम होनी चाहिए, साथ में ही टर्नओवर जो है वो भी 5 करोड़ रुपए से कम होनी चाहिए, तो ही वो माइक्रो एंटरप्राइज में आएगी। सिमिलरली स्मॉल एंटरप्राइज के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में, इट शुड नॉट एक्सीड 10 करोड़ रुपीज एज वेल एज द टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 50 करोड़ रुपीज। एंड इन केस ऑफ मीडियम एंटरप्राइज the investment in plant and machinery should not exceed 50 crore rupees as well as the turnover should not exceed 250 crore rupees। अब जो यहाँ पर जो माइक्रो और स्मॉल है, यहाँ पर जो क्राइटेरिया है चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर है या वो मैन्युफैक्चरर है वो सेम है, जबकि जो एक्ट में जो ओरिजिनल जो सेक्शन है सेक्शन 7(1) उसके लिए दोनों की कंडीशंस अलग हैं, लेकिन इस नोटिफिकेशन के थ्रू वो सेम कर दी गई हैं। मतलब अब जो डिस्टिंक्शन था पहले सर्विस प्रोवाइडर के अंदर और जो मैन्युफैक्चरर के अंदर वो दूर कर दिया गया है। अब हम अपने सेक्शन पे दोबारा आते हैं। जो हमारा क्लॉज एच है ये बहुत सिंपल है, बहुत विदाउट एनी एम्बिग्यूटी है, और इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। सीधा सीधा ये कहता है कि एनी सम पेबल टू ए माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 shall be allowed on actual payment basis। अब क्या है कि कई जगह जो है कई स्पीकर्स हैं जो कि बात करते हैं कि भाई लाइक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो अब हम उसकी बाद में बात करेंगे, लेकिन जो हमारा जो सेक्शन है बहुत सिंपल है। अब जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं, एक जो है डीएन सिंह की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहती है कि furthermore the principle that a fiscal statute should be strictly construed is well settled। The classical words of Justice Rowlett in 1920s case of Cape Brandy Syndicate would be a valuable assistance here। Justice Rowlett, while interpreting the phrase pre-war trade years in context of British Finance Act 1915-16 observed as follows: in a taxing act one has to look merely at what is clearly said। There is no room for any intendment, there is no equity about a tax, there is no presumption as to a tax, nothing is to be read in, nothing is to be implied, one can only look fairly at the language used। जो ये जो जजमेंट्स हैं या जो अभी तक की जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं, अ नंबर ऑफ जजमेंट्स हैं जो ये कहती हैं कि अगर हमारी जो लैंग्वेज है एक्ट की उसमें कोई एब्सर्डिटी नहीं है, बिल्कुल क्लियर मीनिंग है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, तो हमारे को जो क्लियर मीनिंग है सिर्फ हमने उसी को देखना है, उसके बियॉन्ड हमने नहीं जाना। हमारे को क्या फील हो रहा है उसके अंदर हमने वो नहीं देखना, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या हमारे अगेंस्ट है या किसी के फेवर में है मेरे अगेंस्ट है, हमने वो नहीं देखना है। हम उसके अंदर कुछ अपनी तरफ से प्रिज्यूम नहीं कर सकते, कुछ अपनी तरफ से उसके अंदर हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, कुछ अपनी मर्जी से हम उसमें से ड्रॉप
नहीं कर सकते। जो सिंपल लिखा है हमने सिर्फ उसके अंदर सिर्फ वही देखना है, उसके बियॉन्ड हमने नहीं जाना। हमारा जो सेक्शन है वो ये कहता है कि जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज हैं, अगर उनकी पेमेंट हमने सेक्शन 15 के बियॉन्ड करी तो हमारे को वो एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा, अनलेस वो हम उसकी पेमेंट कर देते हैं। जिस साल में हमने पेमेंट करी है उस ईयर में वो एक्सपेंडिचर हमारा अलाउ हो जाएगा। अब हमारे पास इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, जो मेन, जो मेरे हिसाब से अभी तक जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो मेरे पास मेरे क्लाइंट्स की या जो और सोर्सेज से मेरे पास जो क्वेरीज आई हैं, सबसे पहले तो ये क्वेरी है कि वेदर प्रोविजन इज एप्लीकेबल ओनली टू रजिस्टर्ड दोज सप्लायर्स हु आर रजिस्टर्ड अंडर एमएसएमई एक्ट और टू ऑल्सो ऑन देम दोज हु आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। अब जो हमारा जो सेक्शन है वो सिंपल ये कहता है कि माइक्रो और स्मॉल के लिए एप्लीकेबल है ये वाला। हमारे पास जो है, अगर हम जाते हैं एमएसएमई एक्ट में, वहां पर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है हमारी एमएसएमई एक्ट के अंदर। हमारे इनकम टैक्स एक्ट में कहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो कहीं भी ये नहीं कहता कि भाई 15 के अंदर जो हमने वो देखना है कि टाइम लिमिट हमने 15 में देखनी है, साथ में हमने ये भी देखना है कि वेदर दे आर रजिस्टर्ड और नॉट। ऐसा कहीं भी नहीं है। हमारा जो क्लॉज है वो बहुत सिंपल है। तो इस हिसाब से अगर देखते हैं तो चाहे वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, हमारे को इसकी जो कंप्लायंस है अपने सभी सप्लायर्स के लिए देखनी है, इररिस्पेक्टिव कि वो रजिस्टर्ड हैं या वो नहीं है। सेकेंडली ये कहता है वेदर ट्रेडर्स अंडर दिस एक्ट आर कवर्ड और नॉट। अब जो हमारा जो एक्सप्लेनेशन 4 है वो हमारे को ये कहता है कि भाई हमने जो है माइक्रो के लिए एमएसएमई एक्ट को रेफर करना है, स्मॉल के लिए अगेन हमने एमएसएमई एक्ट को रेफर करना है। अब जो एमएसएमई एक्ट है उसके अंदर सिर्फ 2 टाइप की एंटरप्राइज जो है कवर्ड होती हैं, मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स। ट्रेडर्स उसके अंदर कवर नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रेडर्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अब ट्रेडर्स की जो है वो पोजीशन 2 तरीके की पोजीशन हो सकती है इसके अंदर। पहला, मैं मान के चलता हूं, मैं जो ये कंप्लायंस चेक कर रहा हूं मैं अपने लिए चेक कर रहा हूं, मतलब मैं एक मैन्युफैक्चरर भी हो सकता हूं, मैं एसएससी हूं बेसिकली, मानकर चलते हैं। मैं मैन्युफैक्चरर भी हो सकता हूं, सप्लाई सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकता हूं, ट्रेडर भी हो सकता हूं। तो ये जो सेक्शन है ये मेरे को देखना है अपने लिए, तीनों कैटेगरीज में देखना है। मेरे को ये नहीं देखना कि भाई मैं ट्रेडर हूं या नहीं हूं, मैं चाहे किसी भी कैटेगरी में फॉल करता हूं, मैंने ऐसी कंप्लायंस चेक करनी है इस फैक्ट की मैं ट्रेडर हूं या नहीं हूं। अब मेरे को ये देखना है कि मेरे सप्लायर्स के लिए, अब मेरे जो सप्लायर्स हैं वो सिर्फ 2 कैटेगरीज के लिए मेरे को उसकी कंप्लायंस चेक करनी है। मतलब अगर मैं ट्रेडर हूं और मैं अगर एक मैन्युफैक्चरर से परचेज कर रहा हूं, सर्विस प्रोवाइडर से सर्विसेज अवेल कर रहा हूं, ट्रेडर से मटेरियल परचेज कर रहा हूं, तो मेरे को जो कंप्लायंस चेक करनी है अपने सप्लायर्स के लिए, खाली 2 सप्लायर्स के लिए चेक करनी है। फर्स्ट, वो मैन्युफैक्चरर्स होने चाहिए, सेकंड वो सर्विस प्रोवाइडर होने चाहिए। अगर वो ट्रेडर्स हैं तो मेरे को उसकी कंप्लायंस चेक नहीं करनी है, मेरे को उनको भूल जाना है। मतलब मेरे को जो मेरे जो सप्लायर्स हैं उनकी मेरे को 2 लिस्ट बना लेनी है। पहला मेरे जो ट्रेडर्स हैं, सेकंड मेरे को बना लेनी है अदर देन ट्रेडर्स, जिसके अंदर हम मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस प्रोवाइडर को कवर करेंगे। तो जो ट्रेडर्स को है मैं साइड कर दूंगा। मेरे को जो कंप्लायंस चेक करनी है खाली 43B(H) की खाली सर्विस प्रोवाइडर के लिए और मैन्युफैक्चरर्स के लिए ही करनी है, उसके बियॉन्ड नहीं करनी है मेरे को। थर्ड, चेक, यहाँ पर ना चेक इशूड ऑन 31 मार्च 24 होना चाहिए, 23 लिखा हुआ है ये। अब कई जगह से ये सजेशन आई या मेरे पास क्वेरी आई कि भाई अगर सपोज हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 24 को हमारे पास आउटस्टैंडिंग है, हम उसको जो है चेक इशू कर देते हैं, हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके साथ हम सपोज करते हैं 6 महीने की। अब हम उसको जो चेक इशू कर देते हैं आज से 2 महीने बाद का, 3 महीने बाद का, और वो हम ये बाद में ये कहेंगे कि भाई हमने इसको चेक इशू कर दिया लेकिन उसने लेट डिपॉजिट करा। बिल्कुल सही बात है उनकी, भाई वो लेट डिपॉजिट करा, लेकिन अब जो हमारा जो सेक्शन है उसके अंदर हमने देखा था, उसमें एक टर्म आई थी हमारी एक्चुअली पेड। ठीक है जी। अब जो एक्चुअली पेड है, एक्चुअली पेड का मतलब है कि जब जो फंड्स हैं वो एक्चुअल में सामने वाले को मिल गए हैं, यूज करने के लिए मिल गए हैं। अब उसके ऊपर जो फंड्स हैं उसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है,
प्लस जो पेमेंट का जो यूटिलाइजेशन है सामने वाले के लिए वो किसी इवेंट के आउटकम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो हमारा 43B के अंदर जैसे टैक्स है, उसकी जो टैक्स का जो हमारे को जो है अलाउंस जो है हमारे पास, वो एक्सपेंडिचर तब अलाउ होता है जब हमने उसकी एक्चुअल में पेमेंट कर दी है। सपोज डिपार्टमेंट ने कोई आपके ऊपर जो है डिमांड क्रिएट करी, उसने ऑर्डर जो है वो पास कर दिया, आपकी एक जो डिमांड है वो एक क्रिस्टलाइज हो गई, सपोज 25 लाख रुपए की आपकी एक डिमांड क्रिस्टलाइज हो गई। अब उसके अगेंस्ट जो है आप डिपार्टमेंट के पास अपील में चले गए हैं, वो आपकी आज की डेट में कंटिजेंट लायबिलिटी बन गई है, जो कि आप अपनी बैलेंस शीट के नोट्स और अकाउंट्स में डाल देंगे कि भाई आज की डेट में मेरी जो कंटिजेंट लायबिलिटी है वो 25 लाख रुपए है। अब जब आप अपील में जाते हैं तो आपको उसका जो 10% या 20% जो है वो आपको एक डिपॉजिट करना होता है। अब जो आपने डिपॉजिट कर दिया, क्या आप उसका एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 43B के हिसाब से? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो अमाउंट आपने पे करा है वो डिपेंडेंट है एक अपील के आउटकम के ऊपर। वो आपने डिपॉजिट जरूर कर दिया, लेकिन अभी वो आपकी लायबिलिटी क्रिस्टलाइज नहीं हुई, प्लस वो जो अमाउंट है वो एक्चुअल में अभी डिपेंडेंट है इवेंट के ऊपर, वो हो सकता है आपके पास वापस भी आ जाए, तो आप उसका बेनिफिट जो है वो क्लेम नहीं कर सकते। सेम वे अगर आपने चेक इशू कर दिया, लेकिन अब वो जो पेमेंट जो है यूटिलाइजेशन वो डिपेंडेंट है कि वो चेक भी जो है वो क्लियर होना चाहिए, आपके जो बैंक बैलेंस बैंक है उसके अंदर वो बैलेंस जो है वो उस डेट को, जिस डेट को चेक प्रेजेंट होगा उस डेट को वो मेंटेन होना चाहिए, आपकी और आपके सप्लायर के बीच में इस बीच के अंदर कोई और डिस्प्यूट क्रिएट नहीं हो जाता। तो एन नंबर ऑफ सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। तो अगर आपने उनको चेक इशू कर दिया है तो आपको वो एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा, क्योंकि वो एक्चुअली पेड की कैटेगरी में नहीं आएगा। Our responsibility to ascertain the status। अब इसके अंदर क्या है कि सिंस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि एक्सपेंडिचर का जो अलाउंस है या डिसअलाउंस है वो हमारे को खुद से करनी है, तो अब यहाँ पर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम अपने जितने भी सप्लायर्स हैं उनसे उनका जो स्टेटस है वो चेक करें कि भाई फर्स्ट कि वो जो है किस कैटेगरी के अंदर रजिस्टर्ड है, माइक्रो में है, स्मॉल के अंदर है या मीडियम के अंदर है। सेकेंडली उस स्टेटस के साथ हमारे को ये भी असर्टेन करना है कि वो कौन सी कैटेगरी के हैं, वो मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है या ट्रेडर्स हैं, ताकि हम जो अपनी जो असेसमेंट है वो प्रॉपरली कर सके। क्योंकि अगर हमने नहीं करा तो अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एसएससी की ही आती है। और बीइंग ऑडिटर हमारे को जो अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है उसके अंदर हमारे को जो 43B की जो डिसअलाउंसेस हैं वो हमारे को उसमें रिपोर्ट करनी होती हैं। तो ये हमारे को ध्यान रखना है कि हम अपनी जो ड्यूटी है वो पूरी करने के लिए हम जितने भी सप्लायर्स हैं उनके पास कोई ना कोई कम्युनिकेशन उनके साथ स्टैब्लिश करें, और डायरेक्टली हम उनसे अपने पास भी मंगवा सकते हैं। मेरे पास कई क्लाइंट्स के मेरे जो है कई क्लाइंट्स जो हैं उनके जो ऑडिटर्स हैं उनको डायरेक्टली भेज रहे हैं, जो मतलब क्लाइंट जो है वो उनके जो सप्लायर्स हैं वो क्लाइंट से कह रहे हैं कि भाई आप अपना जो स्टेटस है वो कंफर्म करो डायरेक्टली हमारे ऑडिटर को। तो ये चीज चल रही है मार्केट में, तो आप लोगों ने भी असरटेन करना है इसको। नेक्स्ट जो क्वेरी है वो है कि एप्लीकेबिलिटी ऑन ओपनिंग अमाउंट पेबल। ओपनिंग अमाउंट पेबल है जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग है एज ऑन 1 अप्रैल 23। तो जो ये जो सेक्शन है 43B ये रिस्ट्रिक्ट करता है हमारी डिडक्शन को, जो कि हमने उस ईयर के अंदर डिडक्शन को हमने क्लेम करा है। लेकिन जब हम आते हैं ओपनिंग बैलेंस के ऊपर तो ओपनिंग जो आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स है हमारे उसका जो डिडक्शन है वो हमने क्लेम करा था फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर। 23-24 में हमने कोई डिडक्शन क्लेम नहीं करी है, तो हमने जो है 22-23 के जो आउटस्टैंडिंग हमारे पास इस साल में आ रहे हैं उसके लिए उसकी जो कंप्लायंस है चेक नहीं करनी है। नेक्स्ट जो क्वेरी आ रही है वो है एप्लीकेबिलिटी व्हेन फाइलिंग रिटर्न अंडर प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम। जो सेक्शन 44 AD है, ADA है, AE है, वो जो है उसके अंदर जो है प्रिजम्पटिव इनकम के अंदर जब अपनी रिटर्न को फाइल करते हैं तो क्या ये सेक्शन एप्लीकेबल है उसके ऊपर। उस जो हमारे जो ये प्रिजम्पटिव सेक्शन है वो स्टार्ट होते हैं नॉट विद स्टैंडिंग एनी अदर प्रोविजन कंटेन्ड अंडर द एक्ट। तो वो जो सेक्शन है वो ओवरराइड करते हैं किसी और सेक्शन को, मतलब वो जो ओवरराइड करते हैं सेक्शन 43B को भी वो ओवरराइड करते हैं
और सिंस वो ओवरराइड करते हैं सेक्शन 43B को, तो अगर हम अपनी जो रिटर्न है फाइल कर रहे हैं प्रिजम्पटिव इनकम के अंदर और हमारे कुछ क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग हैं जो कि बियॉन्ड 15 डेज या 45 डेज हैं, तो भी वो उसके अंदर कवर नहीं होंगे, कोई डिसअलाउंस उसके अंदर नहीं होगी। इसके अंदर एक जो चीज है, जो सेक्शन 15 है, जो सेक्शन 15 है, मैं एक बार उसको पढ़ देता हूं, जो MSMED एक्ट के अंदर, जिसके अंदर टाइम लिमिट के लिए हमारे को रेफर करना है। वो ये कहता है, वेयर एनी सप्लायर supplies any goods or renders any services to any buyer, the buyer shall make payment therefore on or before the date agreed upon between him and the supplier in writing, or where there is no such agreement in this behalf before the appointed day, provided that in case the period agreed upon between the supplier and the buyer in writing shall exceed 45 days from the day of acceptance or the day of deemed acceptance। ये कहता है सेक्शन कि हमारे को जो पेमेंट है अपनी 15 डेज या जो 45 डेज है वो हम लोगों ने अपनी काउंट करनी है फ्रॉम द अपॉइंटेड डे। और जो अपॉइंटेड डे है वो है कि जब हमने जो गुड्स या जो सप्लाईज हैं वो हमने उनकी एक्सेप्ट कर ली हैं। इसका मतलब ये हुआ, सपोज आपका जो मटेरियल है आज आपके सप्लायर ने डिस्पैच करा, आप तक आने में वो जो मटेरियल है 10 दिन लग गए। 10 दिन जब आपके पास लगे, उसके बाद आपने जो है उसकी इंस्पेक्शन करी, क्वालिटी इंस्पेक्शन के अंदर आपको 10 से 15 दिन और लग गए, ठीक है। उसके बाद जो है जब आपने फाइनली उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो जो आपका जो 15 डेज या 45 डेज का जो पीरियड है वो वहां से स्टार्ट होता है जब आपने उसको फॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया। जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी उनके पास मटेरियल आता है तो वो मटेरियल रिसीट नोट जो है वो प्रिपेयर करते हैं। मटेरियल रिसीट नोट प्रिपेयर करते हैं जब उनके पास गोडाउन में एक जगह आ जाता है। उसके बाद फिर वो क्वालिटी चेक वाले होते हैं उनके पास जाता है, फिर वो उसको अप्रूव करते हैं। फिर जब वो अप्रूव हो जाता है तो फिर वो उसको अल्टीमेटली अपने रॉ मटेरियल के गोडाउन के अंदर इन्वर्ट करते हैं। तो जब वहां पर आपका इन्वर्ट हो गया तो वहां से आपका जो ये टाइम लाइन है 15 या 45 डेज की, ये टाइमलाइन आपकी वहां से स्टार्ट होती है, ना कि उस डेट से जब आपके सप्लायर ने आपको इनवॉइसिंग कर दिया, आपको मटेरियल जो है वो डिस्पैच कर दिया। अब इसके अंदर कई बार क्या होता है कि आपके पास क्वालिटी चेक के लिए मटेरियल पड़ा हुआ है, वहां पर आपने मटेरियल कुछ और मंगवाया था, आपके पास कुछ और आ गया, या ये मटेरियल जो कुछ सब स्टैंडर्ड का आ गया, या आपके उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट है। तो जब तक आपका वो जो मटेरियल है वो आपका डिस्प्यूट क्लियर नहीं हो जाता और जब तक आप फॉर्मली उसको अप्रूव नहीं कर लेते, तब तक आपका जो पीरियड है 15 डेज का या 45 डेज का वो स्टार्ट नहीं होगा। तो कई लोगों की तरफ से ये भी आया कि भाई हम आखिरी के अंदर आकर के ये कर ले क्या कि भाई हम जो है ये शो करना शुरू कर दें कि भाई हमारा और जो हमारे सप्लायर है उसके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, हमने उसको जो एक्सेप्टेंस है वो हमने 1 महीने बाद करी या 2 महीने के बाद करी। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये आप हर एक के साथ नहीं कर सकते, कभी कभी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी ये रेगुलर फीचर होगी तो अपने आप में ये डाउट क्रिएट करेगा कि ये आपकी मॉडस ऑपरेंडी है इस प्रोविजन को डिफीट करने के लिए। और अगर आप करते भी हैं ऐसा तो अल्टीमेटली आपको ये ध्यान रखना है कि आप कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्रिएट कर ले जो कि अनडिस्प्यूटेड हो। लाइक जैसे आप कुछ मेल्स एक्सचेंज कर सकते हैं अपने सप्लायर्स के साथ कि जी हम इसको जो है ये डिस्प्यूट है हमारा, जिसको जो आपका सप्लायर है वो एक्सेप्ट कर ले, फिर महीने भर बाद 20 दिन के बाद वो आपको जो है डिस्प्यूट को रेजोल्यूशन हो गया है उसके पास फिर से मेल्स एक्सचेंज कर सकते हैं, ताकि कल को कोई डाउट ना रहे या आपके ऊपर जो बर्डन है वो अगर कोई आता है तो आप उसको सब्सटेंशिएट कर सके। अगर इस टॉपिक के ऊपर आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो मैं लेना चाहूंगा अब यहाँ पे। पराग सर आप कुछ क्वेरी बता रहे थे, किसी की आई हुई है? इसमें सुशील जी, हाँ जी सर। आप कंक्लूड कर लीजिए। हाँ 43B में ही यदि अभी अपने लोगों को डिस्कस करना है, हाँ जी, तो आपने क्वेरी अपॉइंट की है। इसमें एक बड़ा डिस्प्यूटेड पॉइंट इसमें चल रहा है। हाँ जी, डिस्प्यूटेड पॉइंट ये है कि MSME एक्ट में
जो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज वर्ड यूज किया गया है, और ये सेक्शन 43B में भी इसकी एप्लीकेबिलिटी के लिए माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज शब्द यूज किया गया है। इंटरप्राइज एमएसएमई एक्ट में डिफाइंड है। हाँ जी। एमएसएमई एक्ट कहता है कि इंटरप्राइज मीन्स एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और बिजनेस कंसर्न or any other establishment by whatever name called engaged in manufacture or production of good by any manner pertaining, आगे इतना जरूरी नहीं है एमएसएमई में, माने वो इंटरप्राइज होगा। ठीक है, तो ये तो बड़ा क्लियर है, आपने भी क्लियर किया है कि वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए इंटरप्राइज। अब इस इंटरप्राइज में हम लोग और आगे बढ़े और इस रेफरेंस में बढ़ना चाहते हैं डिस्कस करने के लिए कि ये रजिस्टर्ड यूनिट को ही अप्लाई करता है, अनरजिस्टर्ड यूनिट को नहीं अप्लाई करता। सेक्शन 43BH, जैसा आपने अभी अपने डिलिब्रेशन में कहा कि जो वर्ड्स उसमें दिए हुए हैं हमें उन्हीं वर्ड्स को यूज करना है, उसमें ना कोई ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के भी कई डिसीजंस हैं, आपने भी एक डिसीजन रेफर किया है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यदि आप ये देखें कि इंटरप्राइज एमएसएमई एक्ट में कई जगह यूज किया गया है। दूसरे, अब आप इसके एमएसएमई एक्ट में आवे सेक्शन 8 में, एमएसएमई एक्ट का सेक्शन 8 सब क्लास 1 ये कहता है कि एनी पर्सन हु इंटेंड्स टू एस्टेब्लिश ए माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज में एट हिज डिस्क्रिशन, और अब इसमें इसका जब जो नीचे हम लोग पढ़ते हैं ये मटेरियल है, सेल्फ फाइल द मेमोरेंडम ऑफ माइक्रो स्मॉल और एज केस में बी ऑफ मीडियम इंटरप्राइज विद सच अथॉरिटी एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब इसमें देखिए कि यदि सेक्शन 8 कहता है कि यदि आपको माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइज में इस्टेब्लिश करना है तो आपको मेमोरेंडम वगैरह, ये रजिस्ट्रेशन क्लॉज है सेक्शन 8 उसका, तो ये फाइल करने पड़ेंगे। मीनिंग देयर भाई, यदि आप माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस में रिकॉग्नाइज होना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तभी आप माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज होंगे, और जब आप माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज होंगे तभी सेक्शन 43B सब क्लॉज स्मॉल एच आप पर अप्लाई करेगा। इसको जरा इस नजरिए से देखिए, मेरा ये विचार है, इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है, नो डाउट, आपकी हो सकती है, हमारी हो सकती है, और लोगों की भी हो सकती है, कि ये रजिस्टर्ड यूनिट के लिए ही सिर्फ अप्लाई करेगा, कि इस इंटरप्राइज को यदि हम इन वाइडर सेंस में देखें तो इससे ये बिल्कुल निकल के आता है कि जो रजिस्टर्ड है वही इंटरप्राइज होंगी, और जो इंटरप्राइज है वही इंटरप्राइज को वर्ड को यूज किया गया है 43B सब क्लॉज H में। इसके पीछे गवर्नमेंट का जो मोटिव है सब क्लास को लाने का वो ये था कि एमएसएमई की जो रजिस्टर्ड यूनिट हैं उनके पास फंड की क्राइसिस है, उनको तमाम प्रकार के फंडिंग बैंक्स नहीं करते, तो उन्होंने ये सही 15 दिन 45 दिन का 43BH में, और जो मेन 43B का बेनिफिट था कि आप फाइनेंशियल ईयर के एंड के बाद भी यदि रिटर्न की ड्यू डेट तक दे देते हैं तो उस डेट तक मिल जाएगा, उसके बेनिफिट से भी डिप्राइव किया जो उससे माल खरीद रहा है। हालांकि इससे भ्रांतियां बहुत हैं और बड़ी दिक्कतें हैं लोगों को, वो एक अपनी जगह अलग इशू है, लेकिन हम सोचते हैं कि इसमें भी हमको आपको थोड़ा विचार करना पड़ेगा कि ये रजिस्टर्ड यूनिट पर अप्लाई करता है कि सारी यूनिटों पर अप्लाई करता है। इस एंगल से भी जरा इसको देखिएगा, आज नहीं तो कल हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। मेरी अपनी आप खोलिए सेक्शन 2 सबसेक्शन N, सप्लायर की डेफिनेशन। कहां पर? सेक्शन 2 सबसेक्शन N क्लॉज N, सप्लायर की डेफिनेशन एमएसएमई एक्ट में। सप्लायर मींस द माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज which had filed a memorandum with the authority referred in subsection 1 of section 8 and includes जी, ये कह रहा है कि सप्लायर मीन्स अ माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज विच हैज फाइल्ड
मेमोरेंडम विद द अथॉरिटी एंड इंक्लूड, ठीक है, एंड इंक्लूड्स के बाद जो है इसने 3 कैटेगरीज और डाल दी हैं। हाँ वो तो वही है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड एनी कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी। जी नहीं तो ये देखिए सुशील जी, इस सप्लायर के वर्ड में जो सब क्लास एन है उसका 43BH में कोई इंपैक्ट है नहीं। हम यदि 43BH में इनकम टैक्स एक्ट की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज आते हैं। माइक्रो, उसमें और कोई इंटरप्राइज शामिल नहीं हो पाएगा। माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज की डेफिनेशन दी हुई है जो उसके इन्वेस्टमेंट और प्लान, उस पर इन्वेस्टमेंट पर, प्लांट और कैपिटल के और टर्नओवर पर बेस्ड है। वो इंटरप्राइज का मतलब जो एमएसएमई एक्ट में है कि वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, और सेक्शन 8 उसमें रजिस्ट्रेशन की कंपल्सन देता है, तब वो माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइज होगी। तो चूंकि वो कंपल्सन दे रहा है सेक्शन 8(1) कि यदि किसी को माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइज बनाना है तो उसको सेक्शन 8 में ये मेमोरेंडम और ये सब चीजें फाइल करनी होगी, तब वो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज होगी। और जब वो होगी तभी धारा 43BH में जो वर्ड यूज किए गए हैं माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज उस पर अप्लाई करेंगे। सर इसमें 2 चीजें हैं। पहली, जो अगर कोई माइक्रो या स्मॉल में फॉल करता है लेकिन अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता जी एमएसएमई एक्ट के अंदर, तो उसको जो है, जो उसके जो बेनिफिट है उस एक्ट के, वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है सर। जी जी। लेकिन उसकी वजह से 43BH से बाहर नहीं हो जाता, जो मेरी जो ओपिनियन है। हम लोग करते हैं वो उस भाई, अगर सपोज मैं रजिस्टर्ड हूँ एमएसएमई एक्ट के अंदर, मेरा जो क्लाइंट है वो मेरे को पेमेंट नहीं करता, तो मैं उसके 3 टाइम्स इंटरेस्ट जो है वो मांगने का हकदार हो जाता हूँ। प्लस मैं उसके अगेंस्ट जो है एमएसएमई एक्ट के अंदर प्रोसीड कर सकता हूँ, उनके पास अप्रोच कर सकता हूँ एमएसएमई एक्ट की जो अथॉरिटी है उनके पास। अगर मैं उसको नहीं मानता, एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो मैं वो प्रोविजन का बेनिफिट नहीं ले सकता। लेकिन उसकी वजह से मैं वो नहीं ले सकता, मैं 43BH से बाहर नहीं हो जाता, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। जी जी जी। चलिए खैर, इसमें यह है कि ये विचार मंथन की चीज है जिसको हम आप सब लोग मंथन करें कि क्या रजिस्टर्ड यूनिट 43BH में जो है वो एमएसएमई एक्ट में जहां जहां भी इंटरप्राइजेस वर्ड यूज किए गए हैं और जो जो रजिस्ट्रेशन उसकी फॉर्मेलिटी क्या उससे कवर करेंगे, या केवल और केवल माइक्रो इंटरप्राइज और स्मॉल इंटरप्राइज की जो डेफिनेशन दी है उससे कवर करेंगे। ये एक चिंतन का विषय है। इसमें मैं और सभी सदस्यों से भी निवेदन करूंगा अपने कि आप भी चिंतन करें और करने के बाद यू आर द बेस्ट जज, आप अपने आप पे स्वयं अच्छे निर्णय करता करें, क्योंकि ये इशू काफी रेलेवेंट होने वाला है आगे आने वाले समय में, जब तक कि गवर्नमेंट इसका या तो कोई डेफरमेंट नहीं कर देती या आगे कोई इसमें अमेंडमेंट नहीं आते। इसमें चूंकि परचेजर भी काफी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है, ट्रेड इंडस्ट्री, खाली एमएसएमई एक्ट के इसमें, तो ये चीजें हैं। चलिए, ये एक थॉट है सुशील जी की, जो मत है वो ये है कि रजिस्टर्ड हो या ना हो, यदि वो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज है एमएसएमई एक्ट 2006 के तहत, तो उस पर ये सेक्शन अप्लाई करेगा, राइट। मेरी अपनी ओपिनियन है कि यदि वो रजिस्टर्ड होगी तभी वो एमएसएमई एक्ट के विभिन्न प्राविधानों के तहत माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइज कहलाएगी और तभी उस पर धारा 43B सब क्लास स्मॉल h अप्लाई करेगा। अब ये 2 विषय आपके हमारे सबके सामने हैं, हम लोग इस पे आगे अपना अपना चिंतन करिए और आगे बढ़िए। इसके अलावा किसी की और कोई क्वेरी हो तो सुशील जी के सामने रख सकता है। सर 2 क्वेरीज आई हुई हैं। एक तो आई हुई है, सतपाल सिंह जी ने अपना हैंड रेज करा हुआ है, और एक क्वेरी आई हुई है, इट मींस ऑन मीडियम एंटरप्राइज प्रोविजन ऑफ 43BH विल नॉट अप्लाई। बिल्कुल सही है, जो 43BH है वो खाली माइक्रो और स्मॉल के लिए है, मीडियम के ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं है, राइट सर। सतपाल जी, और मीडियम 50 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है। सॉरी, हाँ हाँ हाँ, मीडियम जो है 50 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर वाले, बिल्कुल। सतपाल जी और ले लीजिए, टेकअप कर लीजिए। हाँ।
आगे चलते हैं हम लोग। हाँ सुशील जी बढ़िया। सतपाल जी। हेलो। हाँ सतपाल जी आप अंगूठा दिखा रहे हैं, बोलिए अपनी क्वेरी बोलिए, अपना माइक ऑन कर लीजिए। हाँ जी सर, ऑन कर लिया है। गुड हाँ। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ सर, मेरी क्वेरी ये थी कि जैसे कोई अब तो अंगूठा हटा लीजिए, आपका चेहरा तो हम लोग देखें। हाँ जी सर। तो अंगूठा नीचा कर लीजिए। अच्छा सर। हाँ अभी आपका अंगूठा आ रहा है आगे। वो अंगूठा जो है अंशुल जी का है। अंशुल जी हैं। अच्छा 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 अच्छा। सॉरी, अभी आ रहा है जी सर? बताइए। हाँ जी सर, मेरी क्वेरी ये थी कि यदि ये जो 43BH अप्लाई होता है सर उनके ऊपर जो कि सर्विस दे रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन यदि कोई ऐसा मेरा सप्लायर है जो कि मुझे मटेरियल सप्लाई भी कर रहा है, वो ट्रेडर है और साथ में वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है, तो उस कंडीशन में क्या उसके ऊपर, और वो MSME में रजिस्टर्ड भी है, तो क्या उस पर ये 43BH लागू होगा? सर आप ना उसमें एक काम ये कर सकते हैं, आप उसके ना 2 अकाउंट मेंटेन कर लीजिए। ट्रेडिंग का आप उसको अलग मेंटेन कर लीजिए और जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसका अलग कर लीजिए। ठीक है सर। ठीक है, तो वो आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा उससे। तो ट्रांसपोर्टेशन पार्ट पे लगेगा और मटेरियल पार्ट पे नहीं लगेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। अंशुल जी आपकी भी एक क्वेरी है, अपने आप अनम्यूट कर लीजिए एक बार। जी सर, थैंक यू सर। जी अंशुल, यदि आप परमिशन पूछूं? प्लीज प्लीज प्लीज। सर मेरी बस छोटी सी क्वेरी ये है कि मैं अपना सारा माल एक्सपोर्ट करता हूँ और मैं परचेज जो करता हूँ रॉ मटेरियल वो यहाँ लोकल से करता हूँ, तो और मेरा जो क्रेडिटर है, जो परचेजर है, मतलब जिससे मैं सप्लायर है, जिससे मैं परचेज करता हूँ, हाँ। वो MSME में रजिस्टर्ड है। अब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ सर, मेरा माल जो है यूरोप जा रहा है, 2 महीने 3 महीने तो उसको पहुंचने में लगते हैं, 1-1.5 महीने से वहां से पेमेंट आता है। तो ये वाली चीज एप्लीकेबल इस तरीके का वैसे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उनके जो रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं उनको तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा 15 डेज में, और अमाउंट रिलीज होगा मेरा 6 महीने में। बिल्कुल सही। 4 नहीं लगी है। सर ये पूरी इंडस्ट्री की दिक्कत है, ये अलग से जी सर। पूरी इंडस्ट्री की यही दिक्कत है कि जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन मेरे सप्लायर्स के साथ हैं, गवर्नमेंट कह रही है भाई आपको छोड़ दो, मेरे हिसाब से चलो। अब चाहिए ना, तो ये तो सर बड़ा, अगर ओवरऑल देखें तो गवर्नमेंट की जो इंटेंशन है कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छी है। आज की डेट में अगर हम अपने आप को देखें, हम अपने क्लाइंट के पास आज बिल भेजते हैं तो 4 महीने 6 महीने से पहले तो पेमेंट का नाम ही नहीं लेते। हाँ जी ठीक है, सभी के साथ है ये दिक्कत। हो सकता है वो शायद पेमेंट टाइम से आनी शुरू हो जाए, लेकिन एक बार जो इसकी वजह से जो हिट मिलेगा वो बहुत सीवियर होगा वो। जी सर। लेकिन आज की डेट में जो फैक्ट है वो ये है कि हमारे को कानून जो है उसको तो मानना ही मानना है, कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो बिल्कुल सुशील जी आप सही कह रहे हैं, ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन इससे बहुत बड़ी समस्या भी खड़ी होने वाली है। बिल्कुल सर। हाँ वो क्या है, नहीं जी, हाँ उसमें जो हम आपको इंगित करना चाहते हैं वो ये है कि MSME यूनिट जो स्मॉल और माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं उनका भविष्य खतरे में आने वाला है, और खतरे में आने वाला इसलिए मैं इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं कि ट्रेड और इंडस्ट्री का जो बैकअप मिल रहा है वो उन यूनिटों से माल खरीदना बंद कर रहे हैं कि हमारा टाइम बाउंड पेमेंट हो जाएगा, हमें ना तो अपने परचेजर से पेमेंट मिल रहा है, या जैसा अभी भैया ने कहा एक्सपोर्ट का पेमेंट बहुत दिनों बाद मिलता है, और तमाम ट्रेड को आगे भी इंडस्ट्री को लोन देने पड़ते हैं उधार पे माल, उनका भी नहीं आ पाता है। तो सब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि MSME की जो माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स हैं उनसे माल खरीदना बंद कर दिया कि साहब अब हम आपसे माल नहीं खरीदेंगे, आप जो हम ट्रेडिंग यूनिट से खरीद लेंगे या आपसे जो बड़ी यूनिटें हैं मीडियम वाली हैं उनसे माल खरीद लेंगे। तो इसका एक बुरा इंपैक्ट अगले सालों में ये आ जाएगा कि MSME के अपना ट्रेड बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब होगा,
जो गवर्नमेंट उनको प्रमोट करना चाहती है इस कानून के माध्यम से, लिक्विडिटी अवेलेबल कराना चाहती है, वो बिल्कुल पीछे हो जाएगा और इन सब का भविष्य खतरे में आ जाएगा। ये आप आगे देखिएगा, इसके ये दुष्परिणाम सामने आएंगे। सर इसका एक जो एक आसान सा सॉल्यूशन है वो ये है कि इस वाला जो क्लॉज है इसको जो है बाकी के जो क्लॉज हैं उनके साथ अलाइन कर दिया जाए। मतलब अगर इसकी जो पेमेंट है सप्लायर्स की वो भी रिटर्न फाइलिंग की डेट तक कर दी जाए तो भी मेरे हिसाब से वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, क्योंकि उसमें भी 6 महीने का टाइम मिल जाता है आपको। बिल्कुल बिल्कुल मिल जाता है, ये करना पड़ेगा कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को। ये करना एमएसएमई यूनिट बहुत बुरी तरह प्रभावित होंगी। तो इसके अंदर जो गवर्नमेंट का जो पर्पस है वो भी सॉल्व हो जाता है कि भाई 45 दिन में नहीं, बिल्कुल 6 महीने में तो पेमेंट मिल ही जाएगा, या डेट तक तो पेमेंट मिल ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक चीज और है इसमें सुशील जी, इसको इन शब्दों के बाद हम लोग कंक्लूड करते हैं, शायद कोई और अभी क्वेरी नहीं दिखाई दे रही है कि यदि हमारा कोई डिफॉल्ट 43B सब क्लॉज एच का हो जाता है, माने 15 दिन और या कोई लिखित एग्रीमेंट ज्यादा का है तो मैक्सिमम 45 दिन के अंदर हम पेमेंट नहीं कर पाते, हमारा डिफॉल्ट हो गया, तो ये हो जाएगा जो एक्सपेंडिचर हमारा अलाउ नहीं होगा, इनकम में जुड़ जाएगा। लेकिन इसमें एक क्लॉज अच्छा ये है कि यदि हम जिस फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट कर देंगे एक्चुअली पेड हो जाएगा, वर्ड है, तो छूट मिल जाएगी। तो ये पहले साल में कम से कम हमारे क्लाइंटों को हम लोग ये एडवाइस कर सकते हैं कि 23-24 फाइनेंशियल ईयर से ये लागू हुआ है, तो अप्रैल 24 मतलब मार्च 24 तक आप पेमेंट कर दें। डिफॉल्ट यदि 45 दिन का हो गया है, 15 दिन का हो गया है, तो भी वो एक्सपेंडिचर इस फाइनेंशियल ईयर में आपको खर्च के रूप में मिल जाएगा। यदि मार्च 24 तक आप पेमेंट कर देते हैं तो 1 अप्रैल को करेंगे तो दिक्कत है, इधर से हटेगा और उधर आपके एक्सपेंडिचर में शामिल हो जाएगा अगले फाइनेंशियल ईयर में जब आप पेमेंट करेंगे। विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर यदि आप पेमेंट कर दें तो फिलहाल, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, गवर्नमेंट चाह के भी अब इस पर कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकती जब तक कि नई गवर्नमेंट नहीं आ जाएगी। 1 हफ्ते के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा, बिल्कुल तैयार है। इसलिए हम लोग अपने क्लाइंटों को एडवाइस करें कि भाई फिलहाल तो अभी इस समस्या से निपटो और मार्च 24 तक पेमेंट करो, अगली गवर्नमेंट आए उसको रिप्रेजेंट करके प्रॉपर इसमें जो भी अमेंडमेंट है, जैसे सुशील जी ने बताया कि या तो 43B का जो ओरिजिनल बेनिफिट है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब रिटर्न ड्यू है, ड्यू डेट है, तब तक भी पेमेंट कर देता है तो एक्सपेंडिचर मिल जाए, या कोई और तरीके से इसको रोका जाए या इसे वापस कर दिया जाए, तो इस पे अपने लोग काम कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं कि फिलहाल इस फाइनेंशियल ईयर में अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करें। सर संतोष भाई जी जी कोरबा से कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बोले बोले, स्वागत है। सर नमस्ते, सुशील जी नमस्ते। नमस्कार अंकित जी। सर मैं एक पूछा, जैसे हमारा एक कंपनी, मेरी खुद की कंपनी है, हम लोग माइक्रो स्मॉल में आते हैं, वाली कंपनी मेरी, हम जैसे गवर्नमेंट सप्लाईज कुछ करते हैं, सर्विस करते हैं मतलब गवर्नमेंट को, और उनका पेमेंट 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद मिलता है हमको, तो क्या उसमें हमको गवर्नमेंट इंटरेस्ट देगा? गवर्नमेंट प्लांट जो पावर प्लांट्स में हम देते हैं सर्विस, क्वेरी क्या है आपकी इसमें? जैसे मैंने कोई पावर प्लांट में, गवर्नमेंट की पावर प्लांट है, उसमें कुछ वो किया, सर्विस वर्क किया, सर्विस किया, और हमको पेमेंट, हम बिल देते हैं तो उसके हमको 3 महीने 4 महीने बाद गवर्नमेंट हमको पेमेंट देती है। ठीक है। जैसे मान लीजिए नगर निगम में मैंने कोई सर्विस का काम किया, तो उसका क्या गवर्नमेंट भी मेरे को उतना उसका इंटरेस्ट पेमेंट देगी? देखो गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है कि वो आपका जो बिल है अपने पास एक्सेप्ट ही तब करते हैं जब वो आपकी पेमेंट रिलीज कर रहे होते हैं। अच्छा। उससे पहले वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो एक्सेप्ट मतलब वो 2 महीने 3 महीने बाद एक्सेप्ट करेंगे हमारे बिल को? वो अपने पास ना रखते हैं, अपने पास कहीं वो रिकॉर्ड में एंटर नहीं करते कि हमारे पास ये बिल आ गया। अगर प्रैक्टिकली देखें अपने वहां डिपार्टमेंट में भी, तो उनके जिस डेट को उन्होंने आपका बिल पास करा तो उसी दिन ही वो उसी दिन रिसीव हुआ या 2-4 दिन पहले रिसीव हुआ। तो मतलब ये उन लोग रूल्स का कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं मतलब? हाँ, उसको कैसे डिफीट करना है वो उनको मालूम है। तो
तो अगर देखिए वो मतलब नहीं कर रहे हैं, मान के चलो अगर वो सारे काम सही कर रहे हैं तो आप उनसे जी इंटरेस्ट मांगने के हकदार हैं। हाँ लेकिन अगर आपने एक बार उनसे इंटरेस्ट मांग लिया तो हाँ आपके काम में नुक्ताचीनी निकालना शुरू कर देंगे। नहीं वो तो देखिए गवर्नमेंट करते ही है, हाँ वो सब चीज तो उनके हाथ में है। हाँ, तो तो आप मांग मतलब सकते हैं, अदरवाइज मांगने के हकदार हो आप। एज ए सप्लायर मैं जैसे, तो मतलब मेरा पावर कुछ नहीं रहा इस रूल के हिसाब से। हाँ अगर मैं गवर्नमेंट को सप्लाई दे रहा हूँ तो, या गवर्नमेंट की सर्विस कर रहा हूँ तो। अंकित जी, आप मांगो, जी पेमेंट सर। आप अपना हक तो मांगो ना। नहीं सुशील जी, अंकित जी का जो मेन सवाल मुझे समझ में आ रहा, वो जो आपने सब चीजें बताई वो तो ठीक है, लेकिन इनका ये कहना है जो मैं समझ पा रहा हूँ कि 43B सब क्लास H क्या गवर्नमेंट पे नहीं अप्लाई करेगा? गवर्नमेंट पर अंकित जी पूरी तरह से अप्लाई करेगा। और यदि आपकी सप्लाई है, आपकी पेमेंट टर्म्स कंडीशन उसपे है, 45 दिन से ज्यादा वो डिले नहीं कर सकता। यदि वो डिले करेगा, उसने यदि माल रिसीव कर लिया है, तो जो डेट चलेगी वो माल के रिसीव से चलेगी। बिल वो चाहे ले आपका चाहे न ले, बिल तो नहीं लेंगे, बिल का डेट तो आपका पहले का ही होगा। इसमें मेरा व्यू ये है कि वो तो चलेगा वो कानून, मतलब वो एक्ट के एग्जम्पशन क्लास में नहीं है, ये लॉ उन पर भी लागू करता है। अब वो देखिए सब तरह से बदमाशी करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन लॉ उन पर भी लागू होता है। गुप्ता सर जी इसका सबसे अच्छा जलद उपाय जलद ये जी। है कि ये बिल रेज कर दें और उनको रजिस्टर्ड डाक से भेज दें बिल्कुल। टाइम वो तो से। उसी से जाता है, प्लांट पे गेट में एंट्री भी होता है और उनका स्टोर में भी एंट्री हो जाता है, सब हो जाता है, लेकिन फिर भी तो बस फिर 43B का कानून उन पर लगेगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि आपको क्या मिलेगा, लगेगा तो उनके ऊपर। और सरकारी रवैया इतना खराब है अंकित जी, तो वो क्या करते हैं, हमने अपना काम किया, अब इनकम टैक्स हमारे डिपार्टमेंट का जो सेल है वो जाने, जोड़ेगा तो वो जाने, नहीं जोड़ेगा तो वो जाने, जो पेमेंट कर रहा है उसको इससे कोई मतलब नहीं। ये वास्तविक हकीकत है। लेकिन इनकम टैक्स का कानून उस गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग पे भी लगेगा, गवर्नमेंट पे भी लगेगा। 43BH में कोई एग्जम्पशन नहीं है। बिल्कुल साफ है कि इसमें जो है केवल मतलब ये कि भाईचारे से निकाल लो, अदरवाइज कोई इम्प्लीमेंट नहीं है, कोई फायदा नहीं है। पे। और दूसरी बात ना उनकी बैलेंस शीट जानी इनकम टैक्स में, ना वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, और जिस पर लगेगा वो भुगतता रहेगा वो। अरे दूसरी चीज और है पराग जी, अब फॉर्म 3CD जो इनकम टैक्स का टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है, उसमें भी वो कॉलम जोड़ दिया गया है इसकी रिपोर्टिंग का। ऑडिटर जोड़ेगा जो टैक्स ऑडिट के दायरे में है, उसमें ऑडिटर इसके पर भी रिपोर्ट करेगा कि 45 या 43BH का उल्लंघन है, तो रिपोर्ट करेगा। मतलब अगला क्वेश्चन मैं अगला बुला रहा हूँ मैं, टाइम खत्म हो रहा है अंकित जी, मैं आपकी बात क्लियर हो गई। प्रशांत गुप्ता जी बुला रहा हूँ मैं। जी प्रशांत गुप्ता जी। सर नमस्कार। नमस्कार प्रशांत जी। सर एक मेरी छोटी सी क्वेरी। प्रशांत जी आप कहाँ से, पहले बताइए आप। सर मैं यूपी के प्रयागराज से हूँ सर। जी मैं तो जानता हूँ, सबको पता होना चाहिए। जी सर। सर एक मेरी छोटी सी क्वेरी ये थी कि जैसे हम प्रोफेशनल्स जो हैं, हम लोग अपनी प्रोफेशनल फीस या अकाउंटिंग चार्जेस या ऑडिट चार्जेस जो 31 मार्च को प्रोविजंस करते हैं, उस पे भी सर ये सेक्शंस लागू होंगे? नहीं, मैं इसमें एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो ऑडिट फीस का प्रोविजन होता है एक्चुअल में, वो होता है एज पर मैचिंग प्रिंसिपल। अब जब प्रोविजन होता है तब तक हमने उनको कोई सर्विस नहीं दी हुई, एग्री। हमने उनको सर्विस कब दी? सितंबर में आकर, अक्टूबर में आकर के, या जून जुलाई अगस्त में आकर के, ठीक है। उसके बाद ही हमारा बिल उनके पास जाता है, उसके बाद ही वो एक्सेप्ट होता है, ठीक है। तो प्रोविजन जो है ये सिर्फ मैचिंग कॉन्सेप्ट के लिए है, उसके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा सर, बट मेरा ना तो मैंने ना तो सर्विस दी उनको, ना मैंने उनको बिल दिया। और जो सेक्शन 15 है वो भी ये कहता है विदिन 15 डेज और 45 डेज ऑफ द एक्सेप्टेंस डेट। एक्सेप्टेंस तो हुई नहीं ना उसके अंदर कोई भी जी, तो डिसअलाउंस कैसे होगी उसके अंदर? ठीक है ना। अगला क्वेश्चन सब हमारे कोषाध्यक्ष जी है, संदीप बंसल जी, उनका क्वेश्चन है।
आवाज मैं सुशील गुप्ता जी से एक चीज पूछना चाह रहा था। जी संदीप जी। तो सर आपने एक बात कही कि पहले जनरली कॉर्पोरेट्स में एक चीज होती है कि वो अपने यहाँ गुड्स को रिसीव कर लेते हैं, उसके लिए रिसीविंग दे दी उन्होंने, बट वो उसका क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट में चला जाता है। बट जैसे मैं फिरोजाबाद लोकलाइज हूँ, मेरे यहाँ का ट्रेड है वो क्या कहता है, मैं आपको थोड़ा सा उसे एलिब्रेट करता हूँ। जैसे मेरे यहाँ का आवाज टूट रहा है संदीप जी, आपका आवाज ब्रेक हो रही है। संदीप जी आवाज नहीं आई आपकी, दोबारा क्वेरी रिपीट करो आप होता है, एक अपनी। डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट में क्या होता है? संदीप जी क्या आवाज हो नहीं रहा आ रही है? आपकी। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? हाँ मेरी पूरी आवाज क्वेरी, आ रही है आपको? अब आ रही अपनी है। क्वेरी दोबारा ओके रिपीट ओके हूँ, करना हो आप। सकता है कुछ नेटवर्क इशू हो। मैं एक्चुअली ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे हमारे यहाँ दो तरीके से एक्सपोर्ट होता है। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? एक डायरेक्ट एक्सपोर्ट होता है, एक इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट होता है। अभी आपने कॉर्पोरेट के लिए एक बात कही थी कि उन्होंने क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट में भेज दिया, उसके बाद वो उसको अलाउ करेंगे, देन आफ्टर वो 15 डे और 45 डेज का जो कंप्लायंस है वो स्टार्ट होगा। मैं उसमें केवल एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, जो मुरादाबाद के थ्रू हमारे यहाँ काम होता है, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट जो होता है, उसमें कंडीशन ये होती है बायर के साथ में कि वो उस गुड्स को करता है एक्सपोर्ट, और उसमें कंडीशन ये होती है कि आपको पेमेंट तब मिलेगा जब ये गुड्स जो है वो क्वालिटी चेक हो जाए, यूएस हो या कहीं पर भी हो। जब वहां से मेरा क्वालिटी क्लियरेंस हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो इस केस को किस तरीके से हैंडल करेंगे हम? क्योंकि यहाँ कोई रिटन डॉक्यूमेंट तो है नहीं इसका क्वालिटी कंट्रोल का, नहीं, बट ये एक आप देखिए, ये आपको ना क्रिएट करना होगा, ये आपको क्रिएट करना होगा कि जी आपका जो है एक्सेप्टेंस जो है वो तभी मानी जाएगी जब हमारे पास वो एक्सेप्ट हो जाएगा, हमारा जो क्लाइंट है उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन साथ में अब आप उसका जो है बुक्स के अंदर क्या ट्रीटमेंट कर रहे हो वो भी बहुत मैटर करेगा। बुक्स के अंदर अगर आपने उसको गुड्स रिसीव्ड ऑन अप्रूवल दिखाया है या परचेज दिखाई है, ठीक है ना, उसमें भी कई चीजें डिपेंड करेंगी उस पे। तो आपको वो चीज पूरी स्टडी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही इसका आंसर निकलेगा। लेकिन ये मतलब जरूरी है कि आपके पास ये रिटर्न में एग्रीमेंट होना चाहिए अपने सप्लायर्स के साथ कि जी उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो हम तभी मानेंगे जब हमारा सप्लायर, हमारा जो कस्टमर है उसको अप्रूव कर देगा। मैं एक चीज इसमें ऐड कर रहा हूं, अगर वो पूरा चैनल कंप्लीट हो जाता है विद द रिटन डॉक्यूमेंट, देन वो कंप्लायंस फिर वो नहीं अप्लाई होगा ना, 43BH 15 डेज और 45 डेज वहीं से स्टार्ट होगा ना, यदि वो कंप्लीट हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन जो डिपार्टमेंट है उसका जो व्यू है वो दूसरा हो सकता है, ये मानकर चलना है। लेकिन आपके पास अपने व्यू को सब्सटेंशिएट करने के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। क्योंकि पोर्टल पे एक ही इंश्योरेंस होगा, दूसरा ऐसे भी बेकार हो जाएगा ना। तो सर एक चीज और, अभी आपने जैसे कहा कि गवर्नमेंट जो है वो एमएसएमईज को बेनिफिट देना चाह रही है इस 43BH के थ्रू, आपको नहीं लगता है इसमें कि मेरा जो ओपिनियन है कि वो शायद जो बोगस डेटर क्रेडिटर खड़े हुए हैं बैलेंस शीट में वो उसको क्लियर कर रही है? जो भी बाद में देखिए, जो फेक इनवॉइसिंग का काम हो रहा है उसके अंदर क्या होता है नॉर्मली कि वो परचेज कर लेते हैं, बिल ले लिए और उनकी पेमेंट नहीं करते, जबकि जीएसटी के अंदर भी प्रोविजन है, रूल 37 है कि यू हैव टू मेक पेमेंट विद इन 180 डेज, अदरवाइज यू हैव टू रिवर्स द आईटीसी। लेकिन वो तब आता है जब उनका ऑडिट होता है या असेसमेंट हो रहा होता है, अदरवाइज वो भी पकड़ में नहीं आता। ठीक है, तो गवर्नमेंट उसको भी कहीं ना कहीं करना चाह रही है, लेकिन क्या होता है कई बार गवर्नमेंट बेनिफिट करते करते नुकसान की तरफ बढ़ जाए, व्यापारियों को नुकसान पहुंचा देती है। अगर उसको वो अलाइन कर दे बाकी जो 43B का जो बाकी प्रोविजन है उसके साथ अगर अलाइन कर देते तो ये समस्या का समाधान है ये। तो ये बहुत बढ़िया प्रोविजन है अपने आप में ये। अब मैं कोई एनी क्वेरी, किसी सदस्य की क्वेरी कोई हो? फिर नहीं है, मैं आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि चूंकि 1 घंटा हो गया है। इस बारे में हमारे जो एसोसिएशन के को चेयरमैन है, नेशनल को चेयरमैन टैक्स सेल के अनुराग सिंगला जी जो बेंगलोर से हैं, अभी पिछले महीने 18 तारीख को माननीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से उनके कार्यालय मिले थे। इस बारे में काफी विस्तृत वार्ता हुई है, मैंने इसको सूचना डाली थी ग्रुप के अंदर भी। तो जो कोई स्पष्ट तो कहता नहीं, लेकिन जो इशारा मिला था वो ये है कि अभी नोटिफिकेशन जारी होने में टाइम लगेगा।
और सेकंड चीज क्या है कि ये बजट में पास हुआ है, तो जो अगला बजट जो नई गवर्नमेंट आने के बाद बजट आएगा, हो सकता है उसमें रिलीफ के साथ में, खत्म तो नहीं होगा, तो नई रिलीफ के साथ में ये एप्लीकेबल हो, जैसे उम्मीद करते हैं ऐसा होना चाहिए। जैसे काफी चीजें हमें व्यापारियों को सहायता मिले। और मैं साथ ही अब अंतिम पड़ाव को चल रहा हूँ। इस वेबिनार के आयोजन में हमारे सहयोग जो मिला, एडवोकेट के.एम. तिवारी नोएडा से, राजेश शर्मा जी, एडवोकेट राजेश शर्मा कुशीनगर से, सीए जलस पारासर जी हापुड़ से, और एडवोकेट दीपक कुमार गोयल बुलंदशहर से इनका सहयोग मिला है। और मैं आपको सूचना कर दूं कि अगली वेबिनार 18 तारीख को सोमवार को 6 बजे होगी, और विषय होगा आरसीएम ऑन रॉयल्टी पेड इन जीएसटी ऑन माइनिंग। इसमें स्पीकर जो होंगे हमारे सी अभिषेक राजा दिल्ली के हैं, और एडवोकेट राजेश्वर दयाल जी भोपाल के, और कंक्लूड करेंगे हमारे संतोष गुप्ता जी। तो टाइम का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, बहुत ज्यादा इसमें नोटिस आ रहे हैं, बहुत अपील जा रही हैं, और सभी प्रोफेशनल्स परेशान हैं। इसके साथ ही मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए बुलाना चाहूंगा अपने कोषाध्यक्ष श्री संदीप बंसल जी को। संदीप बंसल जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सुशील गुप्ता जी का और संतोष गुप्ता जी का, जिन्होंने बहुत डिटेल्ड वे में इन सब चीजों को समझाया। और मैं चाहता हूँ कि अगली बार मैंने अभी एक राजेंद्र अरोड़ा जी का वेबिनार देखा था। उन्होंने क्या किया था, एक जगह ऑफिसर बन गए थे, और एक सीजीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे, और एक जो थे वो एडवोकेट, मतलब दोनों एक केस को डिफेंड कर रहे थे। तो अगर कुछ इस तरीके के इश्यूज पर, क्योंकि ये बहुत इशू अभी मेरे को लगता है कि अभी इसमें बहुत सारी चीजों की नॉलेज की जरूरत है, 1 घंटे में ये पूरा नहीं हुआ है, तो अगर पॉसिबल हो तो कुछ इस तरीके की चीजें भी और अगर मैनेज हो तो बहुत अच्छा है। हमारे जो मेंबर्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा इस तरीके की चीजें। मतलब एज अ डिपार्टमेंट एंड द एसएससी के बीच में जो एक डिस्कशन है ना, अगर इस तरीके का जो डिस्कशन होगा देन इट विल बी बेनिफिशियल टू अस। मूड कोर्ट टाइप जैसे है। हाँ, मॉक ड्रिल टाइप में। बाकी सभी लोगों का धन्यवाद, उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं अनुरोध करूंगा थैंक यू सर को चेयरमैन साहब से कि कृपया वेबिनार समाप्त होने की घोषणा करें। आज की वेबिनार बहुत अच्छी रही। हमारे वक्ता सुशील गुप्ता जी ने काफी सारे इश्यूज को बिल्कुल टच किया, बहुत क्लैरिफाई किया है, और कहीं ना कहीं कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो हमारे थॉट के लिए जरूरी है। हम लोग उसमें थॉट करें, चिंतन करें, मनन करें, और फिर हम खुद के अपने जज होते हैं। हमको जो ठीक लगता है वो करते हैं, लेकिन फिर भी जो ऐसी वेबिनार में वक्ता महोदय अपने विचार व्यक्त करते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, काफी डीप स्टडी के बात करते हैं। मैं आभार प्रकट करता हूं अपने वक्ता सुशील गुप्ता जी का, जो इतने अच्छे तरीके से उन्होंने इस वेबिनार को वेबिनार के माध्यम से हमारा सबका 43 BH में ज्ञानवर्धन किया। आप सभी साथियों बंधुओं को इस वेबिनार में शामिल होने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे आने वाले समय पर हम लोग अपने नेशनल फोरम की तरफ से, जैसा कि 18 को भी प्रस्तावित है, आगे भी जिस विषय पे आवश्यकता होगी हम लोग फिर जूम मीटिंग में मिलेंगे। जब तक हम लोग फिजिकल नहीं मिलते तब तक हम लोग ऑनलाइन जूम मीटिंग में मिलते रहेंगे। आप सबका इस वेबिनार में आने के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ आज की ये जूम मीटिंग समाप्त की जाती है। थैंक यू सर। धन्यवाद सभी लोगों नमस्कार का। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। थैंक यू थैंक यू। हाँ, आ रही खत्म हो गई। सेमिनार चल रही थी। हाँ।